हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश चंद चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, 12 पत्थर, सिवनी से। आज हम इस वीडियो में इतिहास में गुप्त वंश भाग 1 का अध्ययन करेंगे। चूँकि गुप्त वंश का इतिहास बहुत विस्तृत है और प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से भी ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कारण इसको मैंने 3 भागों में विभाजित किया है और 3 वीडियो इसके भाग 1, भाग 2 एवं भाग 3 में इसको बांटा है। इस वीडियो को यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो आने वाले अन्य वीडियो भाग 2 एवं भाग 3 आपको तत्काल मिल जाएंगे। अतः मैं चाहूँगा कि आप सभी इसको तत्काल सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के पूर्व हमने कुषाण वंश का अध्ययन कर चुके हैं। आइए कुषाण वंश के पश्चात अब हम गुप्त वंश में गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त, घटोत्कच एवं प्रथम स्वतंत्र गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो देखें कि ये तीनों जो शासक थे, इनके संबंध में इनका जो क्या इतिहास था, इसमें हम देखेंगे। ये है गुप्त साम्राज्य का मानचित्र है। इसमें यहाँ से लेकर ये यहाँ तक के जो दिया गया है, ये सभी गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत माना जाता है और इसमें कौन कौन से जो राज्य थे उनका भी उल्लेख इसके बीच में किया गया है। तो इस नक्शे से देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना विस्तृत गुप्त साम्राज्य रहा होगा। आगे हम देखें गुप्त वंश के शासकों की सूची। यहाँ पर जो गुप्त वंश के शासकों की सूची दी गई है, इसमें जो कब से कब तक का इनका शासन था, इस संबंध में भी इतिहासकारों में अलग अलग मत है, लेकिन जो अधिकृत है उसको मैंने यहाँ उल्लिखित करने का प्रयास किया है। सबसे पहले श्रीगुप्त, जिनको हम गुप्त वंश के संस्थापक कहते हैं, इनका शासनकाल 240 ईस्वी से लेकर 280 ईस्वी तक के माना गया है। इसके पश्चात घटोत्कच, इनका शासनकाल 280 ईस्वी से लेकर 219 ईस्वी तक का माना गया है। चंद्रगुप्त प्रथम, ये एक महान शासक हुए हैं गुप्त वंश के। 319 से लेकर 335 ईस्वी तक के इनका शासनकाल माना गया है, लेकिन कई इतिहासकारों ने इनको 350 तक का माना है और कुछ लोगों का कहना है कि 319 से लेकर 350 तक का शासन चंद्रगुप्त प्रथम का था। लेकिन मुझे ये लगता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने पुत्र समुद्रगुप्त को 335 ईस्वी में प्रशासन की बागडोर सौंप दी थी, लेकिन इसके बाद भी 350 ईस्वी तक के वो समुद्रगुप्त के साथ, अपने पुत्र के साथ संयुक्त रूप से अपने मार्गदर्शन में समुद्रगुप्त के प्रशासन को संचालित करते रहे। वो 350 तक के था। इसलिए कुछ शासक इसको 319 से 350 तक मानते हैं, लेकिन 335 को उन्होंने चूँकि समुद्रगुप्त को अपना प्रशासन सौंप दिया था, इसलिए समुद्रगुप्त का शासन 335 से मानते हैं। और समुद्रगुप्त भी एक महान शासक रहे हैं। समुद्रगुप्त के पश्चात फिर रामगुप्त 375 से 375 ईस्वी तक के, मतलब कुछ समय के लिए रामगुप्त भी यहाँ के शासक रहे। और 375 ईस्वी में ही चंद्रगुप्त, जिनको विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी, जिन्होंने विक्रमादित्य के नाम से हम, और भारत के एक महान शासक हुए हैं। 375 से 415 ईस्वी तक के इनका शासनकाल माना गया है। विक्रमादित्य के बारे में आपने सुना ही होगा और हमारी कहानियों में, पंचतंत्र की कहानियों में भी इनके संबंध में कई किंवदंतियाँ उल्लिखित हैं। इसके पश्चात कुमारगुप्त द्वितीय, जो 415 से 455 ईस्वी तक के इन्होंने शासन किया। उसके पश्चात स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी तक के। फिर पुरुगुप्त 467 से 473 ईस्वी तक के। उसके बाद कुमारगुप्त तृतीय 473 से 476 ईस्वी तक के। इसके पश्चात बुद्धगुप्त, जो 476 से 495 ईस्वी तक के। नरसिंहगुप्त, जिनको बालादित्य के नाम से भी जानते हैं, 495 से 530 ईस्वी तक के। और कुमारगुप्ता, जो तृतीय, कुमारगुप्त तृतीय के नाम से जानते हैं, 530 से 540 ईस्वी तक के। और उसके पश्चात विष्णुगुप्त 540 से 550 ईस्वी तक के। ये गुप्त वंश की सूची है। इनमें बीच में हो सकता है कि कई और छोटे छोटे शासक हैं जिनका इतिहास में कोई जानकारी हमको प्राप्त नहीं होती, हो सकता है कि वो हो। और तिथि के बारे में जैसे ही मैंने बता चुका हूँ कि अलग अलग इतिहासकारों के मत अलग अलग हैं।
लेकिन ये तो है कि 240 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक के गुप्त वंश के शासकों का शासन रहा। इसको सभी इतिहासकार स्वीकार करते हैं। आगे हम देखेंगे गुप्त वंश 240 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक के, अर्थात लगभग 310 वर्ष का शासनकाल गुप्त वंश के शासकों का रहा है। गुप्त वंश मौर्य वंश के बाद भारत का सबसे शक्तिशाली वंश था। गुप्त वंश को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग भी माना जाता है, अर्थात ये माना जाता है कि भारतीय संस्कृति का जितना विकास इस युग में हुआ किसी और अन्य युग में कभी नहीं हुआ। गुप्त वंश के संबंध में इतिहासकार एकमत नहीं है। डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी जी गुप्त वंश के शासकों को वैश्य कहते हैं, तो वहीं जायसवाल इन्हें शूद्र कहते हैं। राखालदास बनर्जी इन्हें क्षत्रिय मानते हैं, तो चौधरी के अनुसार ये ब्राह्मण थे। इस तरह गुप्त वंश को पुराणों में मागध राज्य के रूप में जाना जाता है, क्योंकि गुप्त वंश के शासकों ने मगध को ही अपनी राजधानी बनाया था, इसलिए इसको मागध राज्य भी पुराणों में कहा गया है। इतिहासकार गुप्त वंश को क्लासिक युग, गुप्त बाकाटक युग, पेरिकलीन युग के नाम से भी जानते हैं। और ये अलग अलग जानने का उद्देश्य ये और अलग अलग जो है, इसको सबसे पहले अगर हम देखें क्लासिक युग को जो जिसने कहा है, इसको क्लासिक युग कहने का कारण था कि कला एवं साहित्य के क्षेत्र में जितना विकास इस काल में हुआ है उतना किसी अन्य काल में ना होने के कारण इसको क्लासिकल युग भी कहा गया है। इसको गुप्त बाकाटक युग अल्तेकर एवं मजूमदार साहब ने इसको गुप्त बाकाटक युग कहा है। इसी तरह अगर हम देखें पेरिकलीन युग जो कहा गया है, और पेरिकलीन युग कहने वाले इतिहासकार वार्नेट के द्वारा ये कहा गया इनको पेरिकलीन युग। इसी तरह से इसको स्वर्ण युग भी कहा है, और स्वर्ण युग जो कहने वाले थे वो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे तथा के मुंशी थे, जिन्होंने इसको स्वर्ण युग कहा है। माना जाता है कि गुप्त वंश के राजा कुषाण राजाओं के अधीन अपना शासन चलाते थे। अर्थात अगर हम देखें तो ये माना जाता है, क्योंकि ये सब महाराज लिखते थे और महाराजा लिखते थे। महाराजा या महाराज जो लिखते थे, ये किसी के अधीन होने पर महाराजा को सामंत भी कहा गया है। लेकिन कुषाण वंश के राजाओं के पतन के पश्चात गुप्त राजाओं ने स्वयं को अपना स्वतंत्र घोषित कर लिया। गुप्त राजाओं ने पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी बनाया। माना जाता है कि गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। अधिकतर भारतीय ग्रंथ की रचना में गुप्त काल में ही हुई है। गुप्त काल में शासक बौद्ध, जैन एवं सनातन धर्म के समर्थक माने गए हैं, अर्थात तीनों धर्मों के संबंध में आप उनके समर्थक रहे, उनके विकास में इन्होंने सहयोग प्रदान किया है। इस काल में जो स्वर्ण मुद्राएं होती थी उन्हें दीनार कहा जाता था। दीनार आपने इसके पहले भी सुना होगा कि पहले चलती थी दीनार, तो इस काल में जो स्वर्ण मुद्रा होती थी उसको दीनार कहा जाता था। आगे हम देखें अब गुप्त वंश की जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो गुप्त वंश की जानकारी के प्रमुख स्रोतों में वायु पुराण, मत्स्य पुराण, कालिदास की रचनाएं, बौद्ध ग्रंथ एवं विदेशी विवरण में फाहियान, हेनसांग एवं अल-बरूनी के जो लेख हैं, अभिलेख हैं, और प्राप्त सिक्के इसके जानकारी के प्रमुख स्रोत रहे हैं। अब हम देखेंगे श्रीगुप्त, जो इसके प्रथम शासक माने जाते हैं, जिनको संस्थापक भी माना गया है। माना जाता है कि श्रीगुप्त कुषाण शासक के अधीन शासक थे। उस समय सामंत को महाराजा की उपाधि प्राप्त थी, अर्थात उस समय जो सामंत होते थे उनको ही महाराजा कहा जाता था, जो किसी महाराजाधिराज के अधीन शासन किया करते थे। और ये माना जाता है कि शायद श्रीगुप्त भी थे किसी कुषाण शासक के अधीन कार्य करते थे, इसलिए इनको महाराजा की उपाधि थी, महाराजाधिराज की उपाधि प्राप्त नहीं थी। श्रीगुप्त गुप्त वंश के प्रथम शासक माने जाते हैं। पुराणों के अनुसार इसके पूर्व भी गुप्त वंश के अनेक शासक हुए हैं, किंतु प्राप्त सिक्कों में जो सिक्के प्राप्त हुए थे उनमें से एक सिक्के में गुप्तस्य, एक सिक्के में श्री र गुप्तस्य अंकित है, और इसके पूर्व
जो अभिलेख एवं सिक्के में किसी और गुप्त शासक का नाम नहीं मिलता, इसलिए यह अनुमान लगाया जाता है कि श्रीगुप्त ही गुप्त वंश के प्रथम शासक थे। मगध में मृग शिखावन के पास एक सुंदर बौद्ध विहार बनाया। जो गुप्त शासक थे उन्होंने, जो श्रीगुप्त थे, उन्होंने मगध में एक मृग शिखावन के पास एक सुंदर बौद्ध विहार बनाया था और उसके खर्चे के लिए उन्होंने 24 गांव भी दान में दे दिए थे। तो ये श्रीगुप्त के संबंध में है। इसके अतिरिक्त इनके संबंध में और कोई विशेष जानकारी इतिहास में हमको प्राप्त नहीं होती है। आगे देखेंगे जो इसके बाद के शासक थे घटोत्कच। श्रीगुप्त के पश्चात घटोत्कच ने शासन किया। घटोत्कच को भी अपने पिता की भांति महाराजा की उपाधि प्राप्त थी, अर्थात ये भी किसी न किसी कुषाण शासक के अंतर्गत आते थे और महाराजा की उपाधि इनको भी प्राप्त थी। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यह भी किसी अन्य राजा के अधीन थे। वाकाटक रानी प्रभावती गुप्त ने के पूना अभिलेख में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम शासक कहा गया है और श्रीगुप्त को आदिराज के नाम से संबोधित किया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण है कि जो वाकाटक की रानी प्रभावती गुप्त थी, उसका जो पूना अभिलेख है उसमें घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम शासक बताया गया है, लेकिन बाकी अभिलेखों में श्रीगुप्त को प्रथम शासक बनाया गया और यहाँ पर श्रीगुप्त को आदिराज के नाम से संबोधित किया गया है। तो ये था घटोत्कच के संबंध में। इसके पश्चात जो महान शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम, जिनका शासनकाल 319 से 335 ईस्वी तक के माना गया है और कुछ इतिहासकार इनको 350 ईस्वी तक के मानते हैं। तो यहाँ पर 335 तक के ज़्यादा ही सटीक है, इसलिए इसको ही हम अधिकृत मानते हैं। गुप्त वंश के महान शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम का नाम आता है। इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। अब महाराजाधिराज की उपाधि प्राप्त करने थे तो अर्थात ये क्या थे, महाराजा थे, अर्थात स्वतंत्र शासक थे। इससे यह प्रतीत होता है कि एक स्वतंत्र शासक थे या स्वतंत्र राजा थे, क्योंकि महाराजाधिराज की उपाधि महाराजाधिराज किसी अन्य राजा के अधीन नहीं होते थे। और माना जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में ही राज्याभिषेक के साथ ही गुप्त संवत का आरंभ किया था। एक ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि गुप्त संवत किसने आरंभ किया था और कब आरंभ किया था। तो 319 ईस्वी में अपने अभिषेक के साथ ही चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत आरंभ किया था, ये आप याद रखना। अल बरूनी के अनुसार शक संवत 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा जारी किया गया और जो भारत का राष्ट्रीय संवत माना जाता है, तथा गुप्त संवत 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा आरंभ किया गया। इन दोनों में 241 वर्ष का प्रमुख अंतर हमको देखने को मिलता है। ये चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जो गुप्त संवत आरंभ किया गया था, तो गुप्त संवत और जो शक संवत था, इन दोनों में 241 वर्ष का अंतर है। अगर हम इसको 319 में से 78 घटाएंगे तो 241 वर्ष आता है, ये अल बरूनी ने कहा था। आगे हम देखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से हुआ। इस संबंध में उन्हें वैशाली जो राज्य था वो दहेज में प्राप्त हो गया था और इस तरह से अपने पारिवारिक संबंध, अपने वैवाहिक संबंध के माध्यम से इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया। इनके काल में सोने एवं चांदी के सिक्के के संबंध में है कि मथुरा, लखनऊ, अयोध्या, सीतापुर, गाजीपुर, वाराणसी, वयाना इत्यादि क्षेत्रों से सोने के सिक्के मिले, जिन पर चंद्रगुप्त व उनकी पत्नी कुमार देवी की छवि बनी हुई थी। किसकी बनी हुई थी? कुमार देवी जो उनकी पत्नी थी, छवि बनी हुई थी। इन सिक्कों में गुप्त लिपि में उनका नाम भी अंकित है। इसके अलावा कुछ सिक्कों में शेर में बैठी हुई रानी की तस्वीर बनी हुई है। ऐसे ही प्राप्त हुए एक सिक्के में एक और कुमार देवी का चित्र है, एक और जो सिक्का प्राप्त हुआ था उसमें एक और कुमार देवी का चित्र है तथा दूसरी तरफ लक्ष्मी का चित्र अंकित था। माना जाता है कि सोने के अतिरिक्त चंद्रगुप्त प्रथम ने पहली बार चांदी के सिक्कों को भी चलाया था। यहाँ पर 1 नंबर के प्रश्न में कई बार ये पूछा जाता है कि चांदी के सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक कौन सा था,
तो चंद्रगुप्त प्रथम ही चांदी के सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक था। अब गुप्त साम्राज्य, चंद्रगुप्त प्रथम का साम्राज्य की बात करें तो इनका साम्राज्य उत्तर में नेपाल तक, दक्षिण में मध्य भारत तक, पूर्व में बंगाल तक तथा पश्चिम में प्रयागराज तक का माना गया। इस तरह इनका साम्राज्य बहुत ही विस्तृत तो नहीं था, किंतु उन्होंने इसे अच्छे से अपना शासन किया और अच्छे से इनको चलाया था। तो इस तरह से ये चंद्रगुप्त के संबंध में हो गया। अब चंद्रगुप्त और कुमारदेवी की जो सिक्के प्राप्त हुए थे उनकी ये तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। एक सिक्का जो है जिसमें एक महिला और एक पुरुष का चित्र है, जिसको हम चंद्रगुप्त और कुमारदेवी का चित्रण करने वाला सिक्का मान सकते हैं। दूसरा तरफ ये दो सिक्के और हैं, इसमें एक तरफ सेमे बैठी एक रानी का चित्र बना हुआ है और ये मानते हैं कि शायद ये ही कुमार देवी का चित्र है। आगे अब हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश की एक प्रथम प्रमुख स्वतंत्र शासक थे। चंद्रगुप्त जो प्रथम थे वो गुप्त वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक थे। इसके पहले जो दो और शासक हुए हैं वो स्वतंत्र शासक नहीं थे, वरन वो जो थे वो किसी न राजा के अधीन शासन किया करते थे। इस कारण अनेक इतिहासकार इन्हें गुप्त वंश का वास्तविक प्रथम शासक मानते हैं। माना जाता है कि इन्होंने अपनी वृद्धावस्था में ही अपने पुत्र समुद्रगुप्त को राजपाट सौंप दिया था। ये समुद्रगुप्त को क्या सौंप दिया था? इन्होंने राजपाट सौंप दिया था। चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु कब हुई इस संबंध में भी इतिहास में कोई प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस तरह चंद्रगुप्त प्रथम के शासन समाप्त हुआ और गुप्त वंश के शक्तिशाली साम्राज्य को विस्तार देने वाले समुद्रगुप्त का शासन आरंभ हुआ था। जो इनका पुत्र था समुद्रगुप्त, उनका शासन आरंभ हुआ था। आशा है कि ये भाग एक, जिसमें 3 प्रमुख राजा थे गुप्त वंश के, उनके संबंध में आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि भाग 2 और भाग 3 आपको तत्काल प्राप्त हो सके। और अपने अन्य मित्रों को भी इसे सेंड करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।